नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। तो इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति के उस दौर की जिसमें इस देश की राजनीति को बिल्कुल बदल के रख दिया। इमरजेंसी का वो दौर, जिसकी इस दौर में भी काफी चर्चा हुई। जैसा कि कल हम लोगों ने आपको बताया था कि 18वीं लोकसभा के गठन के वक्त चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हो या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का धन्यवाद वक्तव्य, दोनों में इमरजेंसी का जिक्र आया। आज एक बहुत बड़ी पीढ़ी ऐसी है जिसको इमरजेंसी के बारे में कुछ पता नहीं है। लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, उससे अंदाजा है। एक पीढ़ी जिसने भोगा है, वो अब काफी वृद्ध हो गए होंगे, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसको भी इस इमरजेंसी के बारे में समझने की जरूरत है। उस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी के बाद भारत की राजनीति में क्या-क्या बदलाव हुए और भारत की राजनीति किस दिशा में गई। कल हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से देश में इमरजेंसी लागू हुई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा हुआ, इमरजेंसी लागू हुई और तमाम नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया गया। और इतना ही नहीं कि विपक्षी नेताओं को डाला गया, कांग्रेस ने अपने नेताओं को भी, बाबू जगजीवन राम हो या चंद्रशेखर जी हो, ये लोग भी चूंकि इस समय कांग्रेस में थे और इस मूवमेंट का पार्ट बने। बाद में सबको इकट्ठा करके जनता पार्टी का गठन किया गया, जिसमें शशि शेखर जी ने आपको बताया था कि उस समय आरएसएस की जो राजनीतिक शाखा है जनसंघ, उसको उसको भी उसमें शामिल किया गया था जनता पार्टी की सरकार में। अब जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद घटनाक्रम क्या क्या रहे इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। और उसके बाद वही इंदिरा गांधी जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, जिनका पूरे भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी काफी उनकी आलोचना हुई और उनको उस आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दोबारा से वो एक भारी बहुमत के साथ वापस आती है। तो इमरजेंसी के बाद बनने वाली जनता पार्टी की सरकार में क्या क्या घटनाएं घटी, इस सबको समझने के लिए आज फिर हमारे दोनों खास मेहमान शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक चिंतक, विश्लेषक, लेखक जितेंद्र चौरसिया जी, दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम लोग मिलकर के बात करेंगे जनता पार्टी की जो सरकार बनी उससे लेकर के इंदिरा गांधी ने पूरा षड्यंत्र करके सरकार को कैसे गिराया और कैसे फिर वापस कांग्रेस की सरकार बनी। जितेंद्र भाई से शुरुआत करते हैं। जितेंद्र जी, तो एक एक करके घटनावार मतलब सिलसिलेवार उसको उन घटनाओं को समझाइए, किस तरह से जनता पार्टी की सरकार बनी। शशि भाई के पास भी जाएंगे और किस तरह से वो सरकार फिर अंतिम समय में आकर के गिरा दी गई, जो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। जी विवेक भाई, पूरी घटनाओं को यदि हम देखेंगे जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, तो इसमें 4 प्रमुख किरदारों के बारे में जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहला मोरारजी देसाई जी, जो उस समय प्रधानमंत्री बने। दूसरा चौधरी चरण सिंह जी, बाबू जगजीवन राम जी, इन 3 प्रमुख किरदार और जयप्रकाश जी, ये 4 प्रमुख किरदारों के बारे में हमें बात करना महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की, सॉरी माफ करिएगा, नाम भारतीय जनता पार्टी का निकल गया। जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार उस समय 4 दलों के गठबंधन के साथ बनी। इसके पश्चात उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था राजनारायण जी का। एक चौथे किरदार के रूप में राजनारायण जी का जिक्र करना चाहूंगा, जिनकी वजह से शायद इमरजेंसी लगी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो कि 12 जून 1975 को आया था, वो राजनारायण जी के पक्ष में और इंदिरा गांधी के विपक्ष में आया था, जिसमें उनपे जो कल भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से एक 2 छोटी घटनाओं को लेकर, जिसमें चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर राजनारायण जी ने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में, और उनके पक्ष में हाई कोर्ट ने प्रयागराज, इलाहाबाद, आज का प्रयागराज और पुराना इलाहाबाद, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये चुनाव इंदिरा गांधी का अवैध है, शून्य कर दिया था, और उन्हें 20 दिन का समय दिया गया था अपील के लिए। उनकी उस समय की जो चुनाव के बाद, उस समय जो उनके सलाहकार थे, नानी पालकीवाला, उनके वकील उस समय सलाहकार हुआ करते थे। इनका जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यह इमरजेंसी में महत्वपूर्ण किरदार है।
नानी पालकीवाला का नाम तो वैसे भी हमारे देश के कानून विद में अमर है। जितने भी बड़े केस हुए वो उन्होंने ही लड़े, चाहे वो गोलकनाथ का केस हो या कोई भी बड़े केस में वो रहे, और उन्होंने भारतीय संविधान को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसलिए मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। इस केस में वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से उन्हें स्टे दिया, पर वो पूर्ण स्टे नहीं था। वो 25 तारीख की बात है। 26 तारीख को जयप्रकाश जी का आंदोलन होता है। राजनारायण आंशिक स्टे की बात करें, राजनारायण जी को स्टे दिया ना, इंदिरा गांधी जी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था, इंदिरा गांधी जी के पक्ष में कि ये बनी रहेंगी प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, पर इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, वो वोट नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात 26 तारीख को जयप्रकाश जी का एक बड़ा आंदोलन होता है रामलीला मैदान में, और उसी रात को इमरजेंसी लगा दी जाती है। फिर सरकार बनती है जनता पार्टी की, जिसमें हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। उसमें प्रमुख बात यह है कि मोरारजी देसाई की सरकार फिर कैसे गई। मोरारजी की सरकार जाने के बाद चौधरी चरण सिंह कैसे प्रधानमंत्री बने, ये पूरा घटनाक्रम पे हम लोग बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह सरकार फिर कैसे गई, किन घटनाक्रमों के गई, फिर इंदिरा गांधी कैसे लौट के आई। तो इसमें 3-4 पहलुओं में यदि बात कर लें तो उस समय राजनारायण जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब राजनारायण जी सत्ता में आए तो उन्हें ये लगने लगा था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इस न्याय और अन्याय के बीच में शशि भाई कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। जब राजनारायण जी को ये लगने लगा था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा जनता पार्टी की सरकार में, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी से संपर्क करने की कोशिश की। या चौधरी चरण सिंह को भी लगने लगा था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उन्होंने भी इंदिरा गांधी जी से संपर्क करने की कोशिश की। चौधरी चरण सिंह के संपर्क में इंदिरा गांधी जी ने एक निर्णय लिया कि वो तो मिलने नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी जी को उनके पास मिलने के लिए भेजा। तब हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का यहाँ जिक्र आएगा, वो उन्हें लेके जाते थे चौधरी चरण सिंह के पास मुलाकात कराने के लिए, और इन मुलाकातों में मोरारजी देसाई की सरकार गिराने का एक घटनाक्रम, या कहें कि एक बातचीत का दौर चालू हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो सरकार गिरी मोरारजी भाई की, उसमें राजनारायण जी का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी हुई और उन्होंने पूरा षड्यंत्र किया, कांग्रेस और चौधरी चरण सिंह को एक पेज पे लाके खड़ा किया और सरकार गिरवाई, ऐसा भी कह सकते हैं उसको। जी बिल्कुल। अब इसमें 2 प्रमुख घटनाएं का जिक्र करना चाहूंगा कि उस समय भी बिहार में एक बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसकी चर्चा कल शशि भाई कर रहे थे, वेलची का नरसंहार जो हुआ था। एक वो प्रमुख घटना थी जो कि प्रधानमंत्री बदलने का जो। जितेंद्र भाई 1 मिनट यहाँ आपको रोकूंगा, एक बार शशि भाई से समझ लेते हैं। एक्चुअली वो नरसंहार जो बताया जाता है कि उसने पूरा खेल पलट दिया, इंदिरा गांधी की इमेज को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज करने में एक बहुत बड़ा रोल था उस नरसंहार का। उसके बारे में शशि भाई से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी शशि भाई। ये विवेक भाई, जैसा कि जितेंद्र भाई ने कहा बिल्कुल सही कि वो बेलछी पढ़ा रहे थे, और बेलछी पटना के पास ही है, पटना से थोड़ी दूरी पर है, नालंदा के आसपास, और कुर्मी बहुल इलाका है। कुर्मी जाति के जो लोग हैं वहाँ पे वो काफी जमीन वाले लोग हैं, मतलब एक तरह से जमींदार माने जाते हैं। और बरसात का दिन था, यही सब माहौल था। आजकल पहले तो बारिश भी काफी होती थी, आवागमन के साधन उतने नहीं थे, लेकिन कुछ जमीन के मुद्दे या कुछ स्थानीय मुद्दे को लेकर ही वो लड़ाई हुई थी, और उसमें दलितों की हत्या हुई थी। बड़ी संख्या में दलित मारे गए थे, और ये आरोप जो वहां के जमींदार थे, कुर्मी जाति से आने वाले लोग, उन लोगों पर लगा था। मतलब इसको ऐसा ना समझा जाए कि बिहार में सिर्फ जमींदार का अर्थ ठाकुर या ब्राह्मण या भूमिहार ही होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके भी है जहाँ
अन्य जातियों के लोग भी जमींदार की भूमिका में बहुत पहले से है, आज से नहीं, बहुत पहले से है। आज भी एक नव धनाढ्य वर्ग ओबीसी में उभरा है। खैर वो एक अलग कहानी है। तो बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में इंदिरा गांधी को ये सलाह दी कि आपको जाना चाहिए वहां, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से बिल्कुल भी इंदिरा गांधी जैसे व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री लेवल के व्यक्ति के जाने की स्थिति वो नहीं थी। न तो ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति वैसी थी, न सड़क की स्थिति थी। उस समय तो वो प्रधानमंत्री नहीं रही होंगी, उस समय तो वो प्रधानमंत्री थी भी नहीं, लेकिन जो भी उनका कद था, मैं ये कह रहा हूं कि उस कद के व्यक्ति के लिए जो माहौल था वो माकूल नहीं था। बारिश का मौसम था, कीचड़ से भरे रास्ते थे, बावजूद इसके इंदिरा गांधी पटना पहुंची। पटना जाने के बाद पता चला कि जो सड़क का संपर्क है वो टूट चुका है और मोटर गाड़ी नहीं जा सकती है। तो एक हाथी मंगवाया गया, उस हाथी पर वो बैठी और वो तस्वीर आप देखेंगे तो उस तस्वीर में आपको इंदिरा गांधी के साथ उस हाथी पर पीछे बैठी हुई आपको दिखेंगी प्रतिभा पाटिल, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी जो बाद में भारत की राष्ट्रपति बनी। उस समय वो कांग्रेस की नेता थी और इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज होकर वो काम करती थी। ये तो हम लोगों को भी नहीं पता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कांग्रेस से बीजेपी में गई। ये तो आप बड़ी खबर बता रहे हैं। और मैं अपने डायरेक्टर बीजेपी में नहीं गई, वो कांग्रेस ने ही उनको राष्ट्रपति बनाया था। अच्छा, वो कांग्रेस जी, और वो काफी क्लोज मतलब सर्किल में थी कांग्रेस के। बहुत का जो इनर रिंग था, आंतरिक घेरा था, उसकी वो नेता थी। मैं अपने डायरेक्टर रजनीश जी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर वो फोटोग्राफ मिल जाए तो उसको जरूर। निश्चित मिलेगा, गूगल पे होगा, वो निश्चित मिल जाएगा। फिर वो वहां गई है और वहां जाने के बाद फिर मतलब जिस तरीके से वो कीचड़ भरे रास्तों से होकर गई है हाथी पे चढ़ के, दैट वाज अमेजिंग। और वो एक पूरा का पूरा परसेप्शन जो है वो बदल गया उनके खिलाफ। जो एक नफरत का माहौल था उनके खिलाफ, वो पूरा का पूरा बदल देने का काम अकेले उस यात्रा ने किया है। तो राजनीति में यात्राओं का और इस तरह के दौरों का बड़ा महत्व होता है। तो मतलब कुल मिला के अभी यात्राओं का जो दौर चल रहा है ये नया नहीं है। राजनीतिक यात्राओं का दौर तो शुरू से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे आप जिन चंद्रशेखर जी की बात कर रहे हैं, वो भी काफी यात्राएं करते थे। जी बिल्कुल। तो सुनील दत्त की यात्राएं बहुत फेमस है शांति सद्भावना को लेकर के। तो अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, जो आज जो भी उनको 55 से 99 तक वो गए हैं, मुझे लगता है वो उन्हीं यात्राओं का नतीजा एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल। दांडी यात्रा ने देश की पूरी दिशा बदल दी, राजनीतिक दिशा बदल दी, राजनीतिक चेतना बदल दी। दांडी यात्रा बापू की कितनी फेमस यात्रा है, विदेशों में इसका जिक्र और बिल्कुल। राजनीति के हिंदुस्तान में हाल में जो सबसे बड़ी यात्रा हुई है, मतलब राहुल गांधी की बात छोड़ दे तो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी की हुई। वाईएसआर रेड्डी जी। वो आदमी, ये समझने वाली बात है कि वो शख्स इतना पॉपुलर क्यों था आंध्र प्रदेश में। उन्होंने आंध्र का एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां उन्होंने पैदल यात्रा न की थी। उसका एक पर्टिकुलर नाम था, मैं नाम भूल रहा हूं। और उसी का फायदा जब उनका देहांत हुआ, जब उनकी हत्या दुर्घटना में, एक शायद हमले में मौत हुई थी या दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शायद मौत हुई थी, तो उसके बाद उसका फायदा उनके बेटे को मिला था, जगन मोहन को मिला था। तो हाल के वर्तमान में जो राजनीतिक यात्रा के सबसे बड़े मतलब पुरोधा लाभार्थी रहे वो वाईएसआर रेड्डी रहे, और उसके बाद मुझे लगता है राहुल गांधी साबित हुए हैं। नहीं, लेकिन उससे पहले आप बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी की वो यात्रा ने जिसने उनका परसेप्शन उनके बारे में लोगों का बदला, वो यात्रा भी मतलब भले ही एक गांव की यात्रा, वो यात्रा इस तरह की यात्रा नहीं थी, लेकिन फिर भी 78 79 की वो बात है, 79 की मेरे ख्याल से वो बात है, बेल्ची नरसंहार। उस वक्त इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत का उस माहौल में, उस स्थिति में वहां पहुंचना
और उन लोगों से मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात ये है कि आज की राजनीति से अगर तुलना करें तो मणिपुर जैसा स्थान पे जहाँ पिछले एक साल हो गए, एक साल से ज्यादा दो हो साल गए। हो गया है जिसमें आग लगी हुई है और वहाँ का नाम सुनने को राजी नहीं। यात्रा तो छोड़ दीजिए, वो यात्राएं रूस की हो जाएंगी, जर्मनी की हो जाएंगी, फ्रांस की हो जाएंगी, अमेरिका की, लेकिन अपने देश में यात्राएं नहीं होंगी। कांग्रेस ने कम से कम यात्रा कल्चर को जन्म दिया बापू के बाद और उसको निभाया, आगे बढ़ाया, क्योंकि वाईएसआर भी कांग्रेस से ही थे। जितेंद्र जी से मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, जनता पार्टी की सरकार बनी, एक यात्रा का जिक्र जो कर रहे हैं शशि शेखर जी के, उस यात्रा ने उनके बारे में परसेप्शन बदला। क्या रिग्रेट भी इंदिरा गांधी की तरफ से हुआ कि उनको कोई इस तरह का मलाल है कि जो इमरजेंसी लगी उनसे भूल हुई, या उन्होंने कहीं इस तरह का वक्तव्य न दिया हो लेकिन कुछ संकेत ऐसे दिए हो, आप देखते हैं कहीं इस पूरे प्रोस्पेक्ट में कि इस तरह कुछ हुआ हो? जितेंद्र जी। जितेंद्र जी का शायद फ्रेम फ्रीज हो गया है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। विवेक भाई इस पूरे इमरजेंसी को क्या कर रहे हैं एक्चुअली, उस समय संचार मंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी थे, और एक जिक्र ऐसा मिलता है, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि जब इमरजेंसी की रात में, जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई और प्रेस को खबर छापने से उनके लाइटें काट दी गई और उन्हें रोक दिया गया, इसको लेके जब गुजराल साहब उनसे बात करने गए तो इंदिरा गांधी जी इससे सहमत नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होनी चाहिए। इस पे काफी उनकी बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा रुको मैं आती हूँ। इसके पश्चात वो अंदर जाती हैं जहां उनकी बात संजय गांधी जी से होती है। संजय गांधी जी से बात होने के बाद वो बाहर आती हैं और ऐसा जिक्र मिलता है कि वो काफी दुखी थी इस बात को लेके, और इस पे वो आके कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आके गुजराल जी से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करती हूँ। तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रेस को उन्होंने, जो उसकी स्वतंत्रता छीनी गई थी, उनकी बिजली काट दी गई थी इमरजेंसी की रात को ताकि अखबार न छप पाए, इसके पक्ष में इंदिरा गांधी जी नहीं थी। लेकिन उस समय ये भी बात सामने आ रही है कि वो पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा था। जितेंद्र जी ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हठधर्मता संजय गांधी और उनके सलाहकारों की थी, जिसका भी एक खामियाजा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी बहुत सारी चीजें नहीं चाहती थी, लेकिन संजय का कहीं ना कहीं दबाव था, संजय गांधी जी का, और उनके सलाहकारों की सलाह पर संजय गांधी जी फैसले ले रहे थे। उसने भी इमरजेंसी के समय में आग में घी डालने का काम किया। निश्चित रूप से विवेक भाई ये हुआ, और वहां पे संजय गांधी के कहने पे ऐसा जिक्र मिलता है कि प्रेसों की लाइटें काट दी गई, उस दिन दूसरे दिन अखबार नहीं छपे और प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया गया। ये निश्चित रूप से इमरजेंसी के दौर का काला अध्याय था, जो कि आज पूरा भारत देश पढ़ रहा है। ये आपके माध्यम से जनता तक जाएगा। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ी चीज एक ये है कि सरकार तो बन गई, लेकिन शशि जी मतलब उसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? सरकार बनी जनता पार्टी की और बड़े जोर शोर से सरकार बनी, और देश में एक बड़ा बदलाव हुआ जिसमें सोशलिस्ट भी थे, उसमें जनसंघी भी थे, उसमें बहुत लोगों का मिश्रण था, लेकिन वो सरकार पूरी तरह चल नहीं पाई। इसका क्या देखिए, कारण उसका था? अपना आंतरिक विरोधाभास इतना अधिक था। हालांकि जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने तो शुरुआती जो काम उन्होंने किए थे बड़े शानदार, मतलब सेंसरशिप को हटाया, तत्काल इमरजेंसी को हटाया, आपको एक कमेटी बनाई, शाह कमेटी शायद उसका नाम था, जो ये था कि जो इंदिरा गांधी और जी, उनने इमरजेंसी लगाई थी उसकी जांच हो। संजय गांधी के मारुति उद्योग लिमिटेड की जांच के लिए उन्होंने वो किया। ब्रदर डायनामाइट केस एक बड़ा फेमस था, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस जॉर्ज साहब का जिक्र अभियुक्त होता बनाए गए थे। है।
और बड़ी क्रांतिकारी वो तस्वीर याद होगी, हथकड़ी पहने हुए वो जो आज भी दिखता है। तो उस केस में जितने अभियुक्त थे उनको रिहा किया गया और जॉर्ज साहब चूंकि मिनिस्टर भी बने थे उस मंत्रिमंडल में। तो शुरुआती ये काम बड़े हुए थे और ये कई लोगों ने कहा कि क्या आप इंदिरा गांधी से उसी तरह बदला लेंगे जिस तरह से उन्होंने आपातकाल में विपक्ष के साथ किया था। तो इसमें एक धारा था जो ये मानता था कि हाँ वैसे ही हमें भी करना चाहिए, लेकिन जेपी हो या और भी बहुत सारे लोग जिनका ये कहना था कि नहीं, हम लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत क्या थी कि मोरारजी भाई देसाई जो थे वो बड़े, चूंकि वयोवृद्ध काफी सीनियर मोस्ट नेता थे वो, और उनके बारे में कुछ पुराने पत्रकार, खास करके मेरे एक पुराने संपादक जो है संतोष भारतीय, जब वो रविवार में काम किया करते थे, ये शायद उससे भी पहले, तो उन्होंने संस्मरण बताया था कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी भाई देसाई, तो ये और कोई इनके साथ एक और कोई वरिष्ठ पत्रकार उस जमाने के, शायद एमजे अकबर या सुरेंद्र प्रताप से, मुझे ठीक से याद नहीं है, ये लोग उनका इंटरव्यू करने उनके घर गए थे और इन्होंने बताया कि आधे घंटे हम बैठे रहे और उन्होंने कुछ बात नहीं की, एक शब्द तक नहीं बोला, और हम चाय नाश्ता करके आ गए और बस जो आधा घंटा बैठक के हमने जो वॉच किया था वहां पे, उसी को हमने रिपोर्ट बना दिया। तो कहने का ये मतलब था कि वो बड़े थोड़ा अक्खर किस्म के आदमी भी थे, मैंने अपनी धुन में रहना, अपनी धुन में जीना, अपने हिसाब से करना, इसलिए कभी इंदिरा गांधी से उनकी पटरी नहीं खाई। और शायद यही वजह थी कि जनता पार्टी का जो अंतर्विरोध था, क्योंकि उसमें सबके सब महान लोग थे, बड़े लोग थे। अब राजनारायण जैसे लोग जो, जिनके बारे में हमारे संपादक भी कहते थे और जिन्होंने उस दौर को लाइव देखा है, उन्होंने कहा था कि वो बड़े मतलब क्रांतिकारी किस्म के आदमी हुआ करते थे, और मतलब उसको थोड़ा सा कम उस लैंग्वेज में, कम सम्मानित भाषा में अगर कहा जाए तो वो बड़ा मतलब अपने आंदोलन को नाटक के हिसाब से जो है प्रेजेंट करते थे। जाकर किसी गाड़ी के आगे लेट जाना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, ये उनको बड़ा अच्छे से आता था और उसका असर भी पड़ता था उस समय राजनारायण जी का। तो मतलब राजनारायण जी एक फाइटर किस्म के आदमी तो थे ही, नहीं होते तो इंदिरा गांधी को लीगली हराना और फिर चुनाव में हराना ये बड़ा असंभव था। लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा सा मतलब होता ना कि आज की तारीख में कहें, अगर आज की मीडिया उस वक्त होती तो सारा का सारा कैमरा मोरारजी भाई देसाई को छोड़ के उन्हीं पर फोकस होता। बिल्कुल। जितेंद्र ये कुछ स्थिति ऐड करना, हाँ, जितेंद्र जी कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें। जी जी शशि भाई राजनारायण जी का जिक्र कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे जहन में आई है जो मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि राजनारायण जी जब इमरजेंसी के दौरान जेल में थे तो वो वहां और भी लोग जो जेल में थे उनके साथी, तो उनसे वो एक बात कहा करते थे कि मुझे इंदिरा गांधी को चुनाव में हराना है। ये बात वो कहा करते थे कि मुझे इंदिरा गांधी को चुनाव में हराना है, जबकि 1971 के चुनाव में वो 1,11,000 वोट से हार चुके थे। देखिए लोहिया जी और राजनारायण जी की जो रिश्ता था वो राम और हनुमान का कहा जाता है। लोहिया राम थे और राजनारायण हनुमान हुआ करते थे उनके। एक और जिक्र मैं यहाँ पे राजनारायण जी के संदर्भ में जोड़ना चाहूंगा कि फिर उन्होंने ये तय किया और उन्होंने अपना संदेश भेजा अटल बिहारी वाजपेयी के पास कि हालांकि वो जेल में ही थे तब, और संदेश भिजवाया कि मुझे चुनाव लड़ना है और कुछ बड़ा चुनाव लड़ना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि वो इंदिरा गांधी को एक्चुअली हराना चाहते थे, और 77 के चुनाव में वो चुनाव लड़े, और जबकि ये बहुत बड़ा चुनाव था और वो चुनाव जीते। एक लाइन सिर्फ जोड़ता हूँ, ऐसे आदमी थे तो जिस कैंडिडेट के खिलाफ कोई थे कैंडिडेट वहां पे, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, कांग्रेस के, उन्हीं से पैसा भी लेते थे, बोले कि भाई आप पैसा दीजिए बाबू साहब,
कैसा नहीं दीजिएगा पैसा, हमारे आपके गांव में पैसा देना पड़ेगा, मेरे पास पैसा नहीं चुनाव लड़ने के लिए। तो राजनारायण का जिक्र हो और एक बात हम भूल जाए, वो उन्होंने एक बार राजनारायण जी से लोहिया जी नाराज हो गए थे। शशि भाई, क्या हुआ, राजनारायण जी राज्यसभा चले गए थे, लोकसभा का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन वो राज्यसभा चले गए थे, 66 का दौर था वो। तो लोहिया जी बहुत नैतिक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जो लोकसभा का चुनाव हार गया है उसे राज्यसभा जाने का नैतिक हक नहीं है, नैतिक हक नहीं होता। लोहिया जी के पास बहुत बार ऑफर आए, 2 बार ऑफर आए कि वो राज्यसभा चले जाए, चूंकि लोकसभा चुनाव हारे थे इसलिए वो राज्यसभा नहीं गए थे, और ये बात को लेके वो राजनारायण से नाराज चल रहे थे। फिर राजनारायण लोहिया जी के पास जाते हैं और जी विवेक भाई आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, लोहिया जी के बारे में मुझे भी याद आ गया, तो मैं भी बता दूं। लोहिया जी अक्सर फूलपुर से चुनाव लड़ते थे जवाहरलाल जी के खिलाफ। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि आप कहीं से भी लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे, आप मेरे ही सामने क्यों लड़ते हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं आपके सामने कभी जीत नहीं सकता, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किसी को भी चुनौती दी जा सकती है। जी विवेक भाई, एक्चुअली लोहिया जी जब जवाहरलाल जी के खिलाफ फूलपुर से चुनाव लड़े तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्यों, तो लोहिया जी ने कहा था कि देखिए मुझे पता है कि मैं इस पहाड़ से टकरा के इस पहाड़ को नहीं तोड़ सकता, लेकिन इस पहाड़ में एक दरार तो जरूर पैदा कर सकता हूँ, ये लोहिया जी कहा करते थे। और सेम बात जो जेहन में थी वो राजनारायण के जेहन में थी कि मैं इंदिरा गांधी से टकरा के, उस पहाड़ से टकरा के, चूंकि लोहिया के शिष्य थे ये, लोहिया उन्हें अपना गुरु मानते थे, या राम और हनुमान की जोड़ी थी, उनके दिमाग में बात थी। यहाँ भी दोनों को कोरिलेट करना बहुत जरूरी है कि जैसे लोहिया जी चल रहे थे, राजनारायण चल रहे थे, उनके जहन में भी थी। लोहिया जी जवाहरलाल नेहरू के सामने चुनाव लड़ रहे थे, राजनारायण इंदिरा गांधी के सामने चुनाव लड़ रहे थे। तो ये दोनों जो राम और हनुमान की जोड़ी थी ना, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाक में दम कर रखा था। इसीलिए मैंने वो जिक्र किया कि राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ जो हिम्मत जुटाते थे, तो उनके जो गुरु हैं और उनके जो आदर्श थे लोहिया जी, वो उन्होंने बहुत बड़ा संदेश इस देश को दिया था नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़के। जी 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 भी। तो थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूंगा, एक बात छूट गई, शशि भाई बेलची का जिक्र कर रहे थे, तो बेलची में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी इतनी साहसी महिला थी, आयरन लेडी उनका नाम यूं ही नहीं पड़ा, आज उनका बहुत सम्मान के साथ पूरे देश को नाम लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। जब वो बेलछी जा रही थी तो उनके बीच रास्ते में गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, शशि भाई ने जिक्र किया इसका, फिर वो हाथी से गई। हाथी और गाड़ी फंसने के बीच की एक कहानी है कि जब हाथी नहीं आया था, उसी गांव के किसी व्यक्ति ने हाथी भेजा था, तो वो अपनी साड़ी को अपने घुटने तक उठा के बोली मैं पैदल जाऊंगी, और वो पैदल निकल पड़ी कीचड़ में। फिर हाथी बाद में आया और हाथी ने हाथी के ऊपर चढ़ के 3.5 घंटे की यात्रा करके वो बेलछी पहुंचे, और बेलछी से जब लौट के आई, ये जिक्र कितना साहस भरा है ये मैं करना चाहूंगा। इंदिरा गांधी के आयरन लेडी और साहसी होने का एक उदाहरण है। दूसरे दिन जिस दिन बेलछी से लौट के आई, घटना जोड़ना बहुत जरूरी है, जिस दिन बेलछी से लौट के आई दूसरे दिन वो जेपी से मिलने पहुंच गए उनके घर। 2 चेयर लगी हुई थी, जेपी से मिलती हैं वो, करीब आधे घंटे 40 मिनट की मुलाकात थी। जेपी उन्हें अपने सीढ़ियों तक छोड़ने आते हैं, और इस बीच में जेपी इंदिरा गांधी से कहते हैं कि जितना तुम्हारा इतिहास उज्जवल था इतना तुम्हारा भविष्य उज्जवल। तो ये जेपी का बड़प्पन देखिए कि अभी शशि भाई जिक्र कर रहे थे, इससे बात मेरे ध्यान में आई कि जेपी कितने बड़े वैचारिक व्यक्ति थे, और जैसे उस इमरजेंसी के दौर में जब इंदिरा गांधी ने जिनके साथ जेल में डाला था जिन लोगों को, उन लोगों के विचार कितने बड़े थे कि इंदिरा गांधी से वो कहते हैं कि जितना तुम्हारा भूतकाल जितना उज्जवल रहा है उतना तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल। जब ये बात बाहर आती है बेलछी से लौट के आने के बाद और लोगों तक, जनता पार्टी के लोगों तक पहुंचती है, तो लोग विरोध के लिए उनके एक विशेष व्यक्ति, आशीष नाम था शायद उनका, वो जेपी से कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने तो बहुत काला किया है, इन्होंने तो इमरजेंसी लगाई है। तो उन्होंने कहा कि जब कोई अपने घर आता है तो हमें उसे आशीर्वाद ही देना पड़ता है, और ये कोई हमारे ये सब
लोकतंत्र बहाल हो चुका है। अब लोकतंत्र में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग ग्राउंड की बात वहां उनके जहन में थी, और सबको समान अवसर, समानता, किसी से विद्वेष नहीं, किसी से दुर्भावना नहीं, जैसी बड़ी बातें थी। एक और मैं जेपी की एक और बात जिक्र करना चाहूंगा कि 1971 की बात है विवेक भाई, चूंकि बात हो रही जेपी की, इसलिए मैं मेरे ध्यान में आया तो मैं कर दूं। 1971 में जब जेपी अपने घर में थे तो ये खट्टा कट्टा पहलवान आता है उनके पास, और वो जेपी से मिलना चाहता है, मिलते हैं, और वो सरेंडर करना चाहता है, बोलता है सरेंडर में आप मेरी भूमिका मध्यस्थता करिए या बात कराइए मेरी सरेंडर की। वो हमारे मध्य प्रदेश की घटना है, वो व्यक्ति मध्य प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के थे, वो डाकू थे, डाकू माधो सिंह, जिसमें जेपी पहले तो कहते हैं कि ये सब कैसे होगा, क्या होगा, उनके जहन में कुछ अलग बात थी। इसके बाद जेपी जैसा दिलेर, जेपी जैसा बड़ा व्यक्ति 400 डाकुओं का सरेंडर कराता है। ये इतिहास में दर्ज है कि वो कितने दिलेर थे, कितने बड़े थे, कितने सहृदय थे। लोगों ने विरोध किया कि ये डाकुओं के साथ कैसे, उन्होंने उसके लिए इतने दिलेर थे कि वो चंबल गए, जेपी चंबल गए, डाकुओं से मिले, कितना खतरा था। ये बातें लोगों के सामने आनी चाहिए। और आगे आप विवेक भाई जो भी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये कि अभी ताजपोशी करा दी है मुरारी भाई की, लेकिन सरकार नहीं गिर पाई। शशि भाई, सरकार कैसे गिरी ये तो बताइए कम से कम। नहीं, मैंने जैसा पहले कहा ना कि ये सरकार अपने ही अंतर विरोधों से गिर गई। ऐसा नहीं था कि मतलब, देखिए अल्टीमेटली तो बहुत ही अलग अलग वैचारिकी के लोग थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे। वो तात्कालिक परिस्थितियों में, तत्कालीन परिस्थितियों के लिए एक हुए थे। और जो मैंने कहा कि वहाँ सब दिग्गज लोग ही थे अपनी अपनी पार्टी के, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चंद्रशेखर हो, राजनारायण जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, या जब बाबू जगजीवन राम हो, सब लोग बड़े लोग थे। और मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को एक मंच पर लाके बहुत लंबे समय तक टिका पाना, मुझे लगता है कि बड़ा। अच्छा, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि वो अंतर विरोधों से गिर गई, लोगों की महत्वाकांक्षा से गिर गई, भानुमति का कुनबा था, इधर उधर से लोग जुट गए, एक नहीं रह पाए और बिखर गए। बिखर जाने देते। कांग्रेस का ये प्रयोग क्या था कि जिसमें उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को पीछे समर्थन दिया और समर्थन दे के सरकार बनवाई, और उसके बाद उसको पूरी टाइम चलने भी नहीं दिया। तो क्या सरकार पे वो बैसाखी लगाना इसलिए जरूरी था कांग्रेस का कि उनके लिए वो मुफीद समय नहीं था? मुफीद वक्त के इंतजार में उन्होंने सरकार को उतने दिन टिकाए रखा, और जब वो गिर जाए तब वो अपनी सरकार बनाए। तो ये अनोखा प्रयोग है जो दोहराया भी गया है। इस पे आगे बात करेंगे कि एक बार और दोहराया कांग्रेस ने। तो मतलब मेरा जो मानना है वो मैंने आपको बताया, आप इस पे क्या सोचते हैं? मैंने बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि कांग्रेस ने काफी सोच समझ के जो है पहले उन्हीं में से कुछ लोगों को अपने पाले में किया, फिर एक सरकार गिरी तो दूसरे प्रधानमंत्री बने, उनको सपोर्ट किया। और बमुश्किल मुझे लगता है जो फ्लोर टेस्ट होता है उससे पहले ही सपोर्ट विड्रॉ भी किया कांग्रेस ने। बाद में फिर चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव तक केयर टेकर पीएम रहे चौधरी चरण सिंह जी, और फिर 79-80 का चुनाव ये हुआ और शायद उसमें ये पहली घटना है, पहले प्रधानमंत्री हैं इस देश के और इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फ्लोर टेस्ट तक का सामना नहीं किया और पूर्व प्रधानमंत्री बने इस देश के। तो ये हुआ है, और ये राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है। मुझे लगता है सबकी राजनीति है, सिर्फ कांग्रेस ने इसकी शुरुआत जरूर की है। आज तो आपको ये राजनीति लगभग हर दल में देखने को मिल जाएगा। हाँ, जितेंद्र भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं और बता दूं आपको कि आज एक बात का बड़ा जिक्र होता है कि कांग्रेस की सरकार ने 356 का बहुत दुरुपयोग किया। बहुत बार एसआर बोमई जैसा एक ऐतिहासिक केस है जिसकी बार बार चर्चा भी होती है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अभी मोटा मोटी ये समझते हैं कि तुलना की जा रही है। तुलना ये की जा रही है कि इस समय इंदिरा गांधी जैसे व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा गर्त में डालने का प्रयास है, उनके व्यक्तित्व के ऊपर काफी लांछन लगाने का प्रयास है, और उनको बिल्कुल लानत मलानत कराने का दौर है ये बन रहा है, मतलब ये प्रयास किया जा रहा है।
तुलना की जा रही है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो स्टेटस है वो भी टूट गया है, उससे बड़े स्टेटस का कोई नेता इस देश में। लेकिन विरोधी भी जिसकी तारीफ करते हो वो इंदिरा गांधी का पंडित जवाहर 356 का बहुत दुरुपयोग हुआ, और इस 10 साल के कार्यकाल में जिसमें काफी महिमा मंडन है, जितेंद्र जी 356 का प्रयोग करके कहीं सरकारें नहीं गिराई गई, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो बात ठीक है, 356 का प्रयोग करके सरकारें नहीं गिराई गई, और पहले 356 का प्रयोग करके बहुत सारी सरकारें गिराई गई। ये तो दोनों में तुलनात्मक एक अध्ययन करना ही पड़ेगा। जी विवेक भाई, पहले तो इस पे बात कर लें कि कैसे मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, तो शायद चीजें समझ में आ जाएंगी कि वो घटनाक्रम क्या चल रहा था, तत्कालीन समय पे क्या परिस्थितियां रही। उस समय पे इंदिरा गांधी जी के संपर्क में थे चौधरी चरण सिंह जी, संजय गांधी उनसे लगातार बात कर रहे थे। एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ था जिसका जिक्र यहाँ मैं करना चाहूंगा। बाबू जगजीवन राम के बेटे की कुछ फोटोज आई थी, जिसमें से वो अपनी जो प्रेयसी थी, प्रेमिका थी, उनके साथ कुछ आपत्तिजनक कुछ तस्वीरें हैं जो कि राजनारायण जी के हाथ पास थी, और वो तस्वीरें संजय गांधी को भिजवाई गई थी। बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई, इन 3 लोगों और राजनारायण, ये 4 प्रमुख खिलाड़ी थे। बाबू जगजीवन राम बड़े नेता थे, और वो इस दौर से जब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी, तो उसके एक पहले ये समझ लें कि मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी तब भी बाबू जगजीवन राम रेस में थे, लेकिन एक घटनाक्रम ने उन्हें रेस से बाहर कर दिया था। चौधरी चरण सिंह जी ने खुले तौर पे मोरारजी देसाई जी का समर्थन कर दिया था और वो प्रधानमंत्री बन गए, पहला। दूसरा, जब चौधरी चरण सिंह जी ने ये फोटो जो आई राजनारायण ने जगजीवन राम के बेटे की, सुरेश राम नाम था उनका, उनकी फोटो आपत्तिजनक हालत में, जिसको सेक्स स्कैंडल का नाम दिया गया, वो फोटो जब संजय गांधी के पास पहुंची और मेनका गांधी ने उनको अपनी पत्रिका में छापा, वहां से जगजीवन राम रेस से बाहर हो गए और चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। अभी शशि भाई जिक्र कर रहे थे, यहाँ एक बात और क्लियर कर दो, इस तरह से चीजों को तोड़ मरोड़, इसीलिए प्रोग्राम करने का आशय भी हम लोगों का यही है कि इस तरह से इस समय इतिहास से खिलवाड़ हो रहा है। जिस समय हमारे इतिहास को काला इतिहास दिखाने का प्रयास हो रहा है, हम लोग उसमें कुछ न कुछ जो जानकारी है और जो तथ्य है उसको सामने रखने का प्रयास करें। जितेंद्र भाई, आपकी बात से एक चीज ये साबित होती है कि बाबू जगजीवन राम की छवि बिगाड़ने का या उनको प्रधानमंत्री पद से रोकने का प्रयास कांग्रेस ने नहीं किया। जो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने उनको, ये देश में एक दलित प्रधानमंत्री बन सकता था, मिल सकता था, और कांग्रेस ने किस तरह षड्यंत्र करके, ठीक है मेनका गांधी की पत्रिका का इस्तेमाल किया गया, संजय गांधी का उसमें यूज किया गया, लेकिन पूरा षड्यंत्र तो जनता पार्टी के आपस की अंदरूनी कलह का था। निश्चित रूप से वो पूरा अंतर कलह का मामला था। और जिस प्रकार से उनके बेटे को सामने रख के, उनकी जो फोटोज को सामने रख के उन्हें बाहर किया गया प्रधानमंत्री की दौड़ से, और वो घटनाक्रम भी यहाँ देखना पड़ेगा किस प्रकार से चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी, उसमें हठधर्मिता किसकी थी। वो एक जिक्र है कि बीजू पटनायक का जिक्र यहाँ पे आएगा। बीजू पटनायक बीमार थे, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। उनको देखने के लिए चौधरी चरण सिंह जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनको देखने के लिए अस्पताल जाते हैं, और इस बीच में वो इंदिरा गांधी जी से कहते हैं कि हम आपसे मिलने आपके पास आएंगे, आपको धन्यवाद देंगे सरकार बनने की बात की। ये जिक्र है, मैंने किताब में पढ़ा है। तो जब वो मिलके, राम मनोहर लोहिया अस्पताल से मिलके लौट के आ रहे होते हैं, इंदिरा गांधी गुलदस्ता लिए अपने घर में उनका इंतजार कर रही होती है लौटते वक्त, और उनके किसी व्यक्ति ने, चौधरी चरण सिंह के किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप क्यों मिलने जाएंगे, वो आए। उनके दिमाग में बात लगती है और वो बिना मिले इंदिरा गांधी के बंगला के सामने से उनका काफिला गुजर जाता है, बिना इंदिरा गांधी के यहाँ गए। इंदिरा गांधी वो गुलदस्ता वहीं पे फेंकती हैं जमीन पे,
और उनके बगल में जो व्यक्ति खड़े थे, मैं यहाँ पे नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने उस किताब में जिक्र है कि वो कहते हैं कि उसी दिन उन्हें लग गया था कि अब चौधरी चरण सिंह की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ईगो क्लैश और वो जो अहम का टकराव था दोनों अहम का व्यक्तियों के बीच में, उसका ये परिणाम हुआ कि इंदिरा गांधी ने चिढ़ करके उसके बाद फिर वो समर्थन वापस लिया, प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया। लेकिन एक जिक्र आया है इसमें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का, तो मैं आप लोगों को बता दूं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का नाम वेलिंगटन हॉस्पिटल हुआ करता था। उसमें राम मनोहर लोहिया जी को एडमिट कराया गया और वहीं शायद उनकी मृत्यु हुई। वेलिंगटन हॉस्पिटल में मृत्यु हुई और उसके बाद उसका नाम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कर दिया गया। प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन कराने गए थे, साधारण सा एक ऑपरेशन, लेकिन उसमें मेजर ऑपरेशन हुआ करता था और उसमें उनको सेप्टिक हुआ और सेप्टिक होने के बाद वो धीरे धीरे मृत्यु की कगार पे चले गए। बहुत जिक्र हुआ उस समय, तमाम कम्युनिस्ट साथियों ने उनके कहा कि हम रशिया से डॉक्टर्स की टीम बुलाएंगे, सब बुलाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी। ये प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी जी, और कहते ये हैं कि एक बड़ी साजिश का शिकार हुए लोहिया। क्या वाकई सच है ये लोहिया का जो भी ये घटनाक्रम है, इस पर हम लोग तफसील से आगे बात करेंगे। कुल मिलाकर के धीरे धीरे अब जब आप इन सब चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे और खुद से भी कहीं खोजने का प्रयास करेंगे, आपको लगेगा किस तरह से हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के इस समय कलंकित किया जा रहा है केवल अपनी सत्ता स्वार्थ के लिए, सत्ता पूर्ति के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।